Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Well students, today we are going to discuss our chapter number 7 from our first flight book, and the name of the chapter is Glimpses of India. And you know this chapter has been divided into 3 parts, and here in this video we will discuss the part 1 of chapter 7, and the part 1 is A Baker from Goa. So as the name shows, we will study about a baker from Goa in this part of our video. So before we start our chapter, we must read a few introductory lines. So here are these. What images of people and of places come to your mind when you think of our country? Whenever you think about your country, so what kind of people or which places come to your mind? आप कौन से लोग और कौन सी जगह के बारे में सोचते हो? कौन सी ऐसी जगह है जो आपके दिमाग में आती है जब भी आप अपने देश के बारे में सोचते हो? What parts of India have you lived in or visited? और इंडिया के किस पार्ट में, किस स्टेट में, किस सिटी में आप रहे हैं और कहाँ पे आपने विजिट किया है? Can you name some popular tourist destination? और आपको क्या कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की नॉलेज है? क्या आप उनके बारे में कोई नेम्स बता सकते हैं कि कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो फेमस हैं हमारे इंडिया में? You may know that apart from the British, the Dutch and the French and the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India show French and Portuguese influences? So while students, आपको ये पता होगा, आप अपने SST बुक्स में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश पीपल के अलावा भी इनके एक्सेप्ट ब्रिटिश पीपल और द इंग्लिश पीपल, जो डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज थे, उन्होंने भी इंडिया के कई पार्ट्स पर उन्होंने रूल किया है. एंड क्या आपको पता है कि कौन से इंडिया के किस पार्ट पर, किस स्टेट में या कहाँ पर किस जगह पर फ्रेंच और पोर्चुगीज पीपल का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रेंच और पोर्चुगीज लोगों ने रूल किया? कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी? और क्या आपको इस बारे में पता है कि इंडिया के किस पार्ट में टी की प्लांटेशन ज़्यादा है और किस पार्ट में कॉफ़ी की प्लांटेशन है? So let's see. So here this is the introduction of our part 1, A Baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. So here in this part of our chapter, we are going to study about the pen portrait of village Goa baker, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा important place रखता है अपनी सोसाइटी में. So pen portrait means description in written. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. So while students, आपने भी देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, दादी दादा या फिर आपके मम्मी पापा भी कई बार अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश होते होंगे. So same way author is also describing कि he has seen or he has heard his elders so many times just reminding their or recalling their old days that they have spent very happily and very enjoyably. So and they also used to miss, जो author के elders हैं वो अपने पुराने दिनों को, जो कि पोर्चुगीज डेज जो यहाँ पे बोला गया है कि जब पोर्चुगीज का रूल होता था, तो उन दिनों को वो बहुत मिस करते हैं. एंड द पोर्चुगीज पीपल एंड देयर फेमस लोव्स, और वो पोर्चुगीज पीपल की कंपनी को मिस करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा और भी क्या, उनके जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड थे उनको भी वो बहुत मिस करते हैं. ऐसा ऑथर ने अपने बड़ों को या अपने दादी दादा को, जैसे अपने एल्डर्स को, उन ऑथर ने ऐसा कहते हुए कई बार सुना है. सो लॉव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लॉव्स होते हैं कि जो एक ब्रेड का पीस होता है, बहुत बड़ा पीस बेक किया जाता है, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज़ कट इनटू स्मॉलर पीसेस. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि बहुत बड़ा ब्रेड पीस को कट किया जा रहा है स्लाइसेस में. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब वो जो ईटर्स ऑफ द लॉव्स, दैट मीन्स जो पोर्चुगीज पीपल जिनका ये ट्रेंड शुरू किया हुआ है बेकरी का, तो मे बी वो तो वैनिश हो गए हैं, वो तो उनमें से कई लोग वहाँ से चले गए हैं, और मे बी कईयों की डेथ हो गई है और पोर्चुगीज जैसे उन्होंने देश छोड़ दिया. सो दोज ईटर्स माइट हैव वैनिश्ड, तो ये तो गायब हो गए, बट मेकर्स आर स्टिल देयर. बट जो प्रोफेशन उनका जो शुरू किया हुआ था बेकरी का, वो अभी भी चल रहा है.
तो जो मेकर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अभी भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं. सो वी स्टिल हैव अमंग अस एज द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉ. सो अभी भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं. मिक्सर्स कौन होते हैं? जो जैसे जो डो बनाते हैं, फ्लोर को मिक्स करते हैं, आटे को मिक्स करके उसका डो तैयार करते हैं. एंड देन मोल्डर्स जो शेप देते हैं उस आटे को. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो इन शेप दी हुई जो पीसीज होती हैं उनको बेक करते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो, फर्स्ट पिक्चर में आटा लगाया जा रहा है, सेकंड में उसको शेप दी जा रही है, एंड थर्ड वन में इट इज़ अ फर्नेस जिसमें इस जो शेप दी हुई जो बॉल्स या फिर बिस्किट शेप या कुकीज़ या फिर ब्रेड शेप जो होती है उसको बेक किया जाता है. So these days all work related to baking is done by machines. और आजकल क्या हो रहा है, ये सारा काम जो पहले मैनुअली हुआ करता था, जो लोग अपने हाथों से करते थे, वो आजकल ये सारा रिप्लेस हो रहा है धीरे धीरे मशीन्स के साथ. तो जैसे यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर 1 कि आटा जो है वो कैसे गूंदा जा रहा है, कैसे नीड हो रहा है आटा एक मशीन में. सेकेंड पिक्चर में जो शेपर है, एक मोल्डर की पिक्चर दिखाई गई है जिससे कुकीज़ को, बिस्किट्स को या ब्रेड्स को शेप दी जाती है. एंड थर्ड वन वी आर हैविंग नाउ ovens to bake the products. And finally we are having loaves of bread or whatever we want to bake. So those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. अब those age-old means बहुत पुरानी, time-tested जो कि टाइम के साथ चलते हुए बहुत ज़्यादा टाइम तक जिनको यूज़ किया गया है. And even then they are efficient still. सो जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूव हुई हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिनका यूज़ किया गया है, एंड दे हैव प्रूव्ड वेरी एफिशिएंट. एंड दीज फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. और ये जो फर्नेसेस हैं जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, दीज आर नॉन एज फर्नेसेस. तो ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. अब चाहे बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास ओवन्स आ गए हैं तो ओवन्स में बेकिंग होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये फर्नेसेस एकदम से ख़त्म हो गई हैं, कि इनमें जो फायर है वो एकदम से बुझ गई है, ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टिल दे आर वर्किंग एंड द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि अभी इनका ये वर्किंग बंद नहीं की गई, अभी भी इनमें बेकिंग का काम जो है वो होता है. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. और आज भी बहुत सारे ऐसे places हैं जहाँ पर बेकर की आवाज़ सुनाई देती है जब वो अपने सेलिंग ग्राउंड पे होता है सामान बेचने के लिए, और साथ में अपने बैम्बू स्टिक के साथ आवाज़ करता है, इसको ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करके. तो वो आवाज़ें आज भी, जो थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, अब यहाँ पे उस आवाज़ को जो बेकर अपने बैम्बू के साथ करता है, बैम्बू स्टिक के साथ करता है, इसे बोला गया है थर्ड. एंड जिंगल मीन्स कि तो ये आवाज़ जो है, थर्ड इज़ अ डल एंड हैवी साउंड, और जिंगलिंग ऑफ बेल्स भी से, तो जिंगलिंग होती है अच्छी साउंड जिसको म्यूज़िकल कहा जाता है. तो ये अभी भी आज भी, जैसे ऑथर के लिए ये बहुत ही म्यूज़िकल सी साउंड थी जो बैम्बू बेकर के बैम्बू से जो प्रोड्यूस होती थी. तो कह रहा है ऑथर कि आज भी ये कई जगह पर उसकी आवाज़ सुनाई देती है और उसकी अराइवल को अनाउंस करती है जब वो अपनी स्टिक के साथ उसको ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करके जब आवाज़ क्रिएट होती है, जो वो आवाज़ आज भी उसकी आने का अनाउंसमेंट देती है. Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. अब चाहे जो फादर्स हैं, जो फर्स्ट ऑनर्स या सेकंड ऑनर्स थे वो इन बेकरीज के, तो वो अब चाहे वो नहीं रहे, चाहे उनकी डेथ हो गई है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन. बट आगे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उनके बेटे हैं जो, उन्होंने इस फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन किया हुआ है. ये बेकरीज बंद नहीं हुई हैं. एंड दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पेडर इन गोवा. और ये जो बेकर्स हैं आज भी इनको गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है, इनको पैडर बोला जाता है. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. So now here author is just recalling his childhood days and he is saying he is introducing the baker as his friend, companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling ground and then again when he returned after emptying his huge basket.
Now the author is just telling us about the baker's arrival. तो he is just describing कि वो 2 बार दिन में आया करता था बेकर। पहले सुबह जब वो अपने सेलिंग राउंड पे निकलता था अपना सामान लेके, बेक्ड प्रोडक्ट्स लेके इनको बेचने के लिए, और दूसरी बार कब आया करता था, जब वो वापस आता था अपनी ह्यूज बास्केट को खाली करके, मतलब अपना सामान बेचकर जब वो वापस अपने बेकरी जाता था तो वो दूसरी बार उसका राउंड होता था। सो दैट मीन्स जो बेकर था वो ऑथर के घर के पास से निकलता था, तो वो उसको 2 बार, वो कह रहा है कि वो 2 बार दिन में आया करता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब वो jingling thud जो heavy sound produce होती थी बेकर के आने से जब वो अपनी बैम्बू स्टिक के साथ साउंड प्रोड्यूस करता था, तो वो उसे जिंगलिंग थर्ड बोलता है ऑथर, क्योंकि वो जिंगलिंग थर्ड क्योंकि वो ऑथर के लिए बहुत ही इंजॉयबल म्यूजिकल टोन होती थी। और इस आवाज़ को सुनकर ऑथर कह रहा है कि हम सब बच्चे जो थे वो जाग जाते थे और जल्दी से बेकर की तरफ भागते थे। Why was it so? और ऐसा क्यों था? Was it the love of the loaf? Was it for the love of the loaf? क्या उनको loaves of bread चाहिए थे, या उनको ब्रेड खाना अच्छा लगता था, क्या इसलिए वो जल्दी से उठ के बेकर की तरफ भागते थे? Not at all. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। The loaves were brought by some Paskin or Bastian, the maid servant of the house. अब जो लॉव्स होते थे, ब्रेड्स होती थी, वो तो घर की कोई मेड सर्वेंट लेके आया करती थी, जिसे पैस्किन और बैस्टिन, ये 2 नाम जो है सिनोनिम्स हैं मेड सर्वेंट के लिए। तो what we longed for were those bread bangles which we chose carefully. अब क्या रीज़न था कि क्यों ऑथर और बाकी सब बच्चे भी जल्दी से उठ के बेकर की आवाज़ को सुनते ही उठकर उसकी तरफ भागते थे? तो वो था they loved to eat bread bangles. So they longed for the bread bangles and they used to choose it very carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. और कई बार तो एक ये स्वीट ब्रेड हुआ करती थी जिसके कारण जिसे ऑथर को और या बाकी बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगता था, और वो इसलिए बेकर के आने पर बहुत खुश होते थे और जल्दी से उसकी तरफ भागते थे। So here students, bread bangles are also known as cancan. As you can see in the picture also, तो जो कैंकन है, एक्चुअल में जो ब्रेड बैंगल्स का नेम है वो कैंकन है, और कैंकन का लिटरल मीनिंग जो हम लेते हैं वो है बैंगल्स। तो ये जो ब्रेड्स होती हैं ये बैंगल शेप्ड में है और इसलिए इनको ब्रेड बैंगल्स बोला जाता है। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. अब ऑथर ने बेकर की एंट्री को म्यूजिकल बताया, जैसे उसने जिंगलिंग थर्ड वर्ड यूज़ किया था। थर्ड इज़ अ हैवी साउंड जिसको म्यूजिकल साउंड या अच्छी साउंड नहीं हम कह सकते, पर जिंगलिंग वर्ड जब उसने साथ में ऐड कर दिया तो उसको म्यूजिकल बता दिया कि जो उसकी जो साउंड होती थी बैम्बू के साथ प्रोड्यूस की हुई वो म्यूजिकल होती थी। अब वो बच्चों को आवाज़ अच्छी लगती थी क्योंकि उनको बेकर की अराइवल अच्छी लगती थी, बिकॉज दे लव्ड टू ईट ब्रेड बैंगल्स। तो हियर ही इज़ डिस्क्राइबिंग कि बेकर की जो एंट्री थी वो म्यूजिकल होती थी। कैसे? क्योंकि वो जो अपना उसके हाथ में बैम्बू स्टफ होता था स्पेशल काइंड ऑफ, जो भी यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर दैट ही वॉज हैविंग अ बैम्बू स्टफ और बैम्बू स्टिक इन हिज हैंड। तो वो इस बैम्बू स्टिक के साथ जैंग जैंग का साउंड जो प्रोड्यूस करता था। एंड वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और वो एक हाथ से अपनी बास्केट को अपने सिर पे होल्ड करता था, सपोर्ट करता था, और दूसरे हाथ से अपनी बैम्बू स्टिक के साथ आवाज़ प्रोड्यूस करता था बाय स्ट्राइकिंग इट ऑन द ग्राउंड पे ऊपर उसको स्ट्राइक करके फोर्सफुली बैंग करता था। जैसे बैंग्ड मीन्स स्ट्राइक समथिंग फोर्सफुली, तो ज़ोर से अपनी जो बैम्बू स्टिक थी उसको ग्राउंड पे मारता था जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती थी, और उस आवाज़ को ऑथर जैंग जैंग साउंड, म्यूजिकल साउंड बोल रहा है। तो इस तरह बेकर की एंट्री को वो म्यूजिकल बता रहा है। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servants. Now he is saying कि जब ये जो मेड सर्वेंट होती थी बेकर से ये जो ब्रेड लेने जाती थी,
तो बेकर उसको ग्रीट करता था बाय सेइंग गुड मॉर्निंग करके विश करता था, और उसके बाद जो अपनी बास्केट होती थी उसको अपनी बैम्बू स्टिक के ऊपर सपोर्ट कर देता था, उसको होल्ड करता था सपोर्ट करके. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और हम सब बच्चों को वो थोड़ा सा डांट कर बेकर जो है वो साइड पे हटा देता था, एंड जो लॉव्स होते थे वो जो मेड सर्वेंट को, घर की सर्वेंट जो लेने आया करती थी उसके पास, उसको दे दिए जाते थे, हैंड ओवर कर दिए जाते थे. अब बेकर इनको क्यों डांटता था बच्चों को? क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी आदत होती है कि ऊपर ऊपर चढ़ के देखना और किसी चीज़ की तरफ जैसे घेरा लगा लेना, तो मे भी बेकर को ये डर होता होगा कि बच्चे उसके जो बेक्ड प्रोडक्ट्स उसके पास हैं उनको ख़राब ना कर दे, तो इस वजह से वो उनको पास नहीं आने देता था और उनको डांट कर थोड़ा दूर भगा देता था. बट वी वुड नॉट गिव अप. बट ऑथर इज सेइंग कि बट हम भी पीछे नहीं हटते थे, इवन चाहे बेकर हमें डांट देता था पर फिर भी हम हटते नहीं थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. और हम क्या करते थे, ऑथर कह रहा है कि वो और सारे बच्चे मिलकर क्या करते थे, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते थे या फिर किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे और बेकर की बास्केट के अंदर किसी न किसी तरह से झांकते रहते थे. I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and bangles for the children. Now author is saying जब वो इस चैप्टर को लिख रहा था तो उस टाइम भी वो कह रहा है कि he could recall the typical fragrance of those loaves, कि उस टाइम लिखते हुए भी उसको एहसास हो रहा था. He could smell that typical fragrance of loaves, उस ब्रेड की जो फ्रेगरेंस थी उस टाइम भी वो उसे फील कर पा रहा था. एंड ही इज़ ऑल्सो अगेन मैंशनिंग कि जो लॉव्स होते थे वो एडल्ट्स के लिए और बैंगल्स, दैट मीन्स ब्रेड बैंगल्स जो होती थी वो बच्चों के लिए लाई जाती थी घर में. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली. सो जब वो ब्रेड बैंगल्स देखते थे या स्वीट ब्रेड देखते थे तो एट द साइट ऑफ दीज लवेबल थिंग्स दे इवन डिडंट केयर टू ब्रश देयर टीथ. वो अपने दांत साफ करना या अपना मुंह धोना भी भूल जाते थे, इसकी परवाह भी नहीं करते थे. एंड वाई शुड वी, और आगे से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और क्यों करना चाहिए हमें ब्रश. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. कौन इतनी ट्रबल लेगा अपने सिर पे, कौन इतना हार्ड वर्क करेगा कि मैंगो लीफ को पहले जाके तोड़े फिर उससे अपने दांत साफ करें. तो दैट मीन्स इन दोज डेज जो ऑथर था वो मैंगो लीफ के साथ अपना ब्रश, अपना जो टीथ होते थे वो क्लीन करते थे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ऐसे ये इतना ज़रूरी भी क्यों है. अगेन वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है ऑथर कि वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ब्रश करना ज़रूरी भी क्यों है. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर ने तो कभी ब्रश नहीं किया अपनी टीथ को. एंड हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और आफ्टर ऑल जब हम हॉट टी पी लेते हैं, गर्म चाय पीते हैं, तो इससे सारे जर्म्स मर जाते हैं एंड इट कैन क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली. इससे सारे हमारे दांत भी साफ हो जाते हैं और जर्म्स भी मर जाते हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू ब्रश एट ऑल. सो ही इज़ गिविंग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इट कि उसको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. अब यहाँ पे ब्रेड की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि मैरिज गिफ्ट्स जो होते थे दे वर कंसिडर्ड एज मीनिंगलेस जब उनके साथ स्वीट ब्रेड नहीं दी जाती थी. तो हियर एज यू नो कि हम दिवाली, दशहरा या फिर कुछ और भी ओकेजन होता है, मैरिज फंक्शन होता है, तो हम क्या देते हैं अपने रिलेटिव्स को. जैसे फेस्टिवल्स पे हम एक्सचेंज करते हैं लाइक दिवाली पे, और अगर मैरिज फंक्शन है तो हम क्या देते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, स्वीट बॉक्सेस. और वहाँ पे आई थिंक इन गोवा मे बी वहाँ पे ऐसा कल्चर होगा कि वहाँ पे स्वीट्स की जगह स्वीट ब्रेड दी जाती होगी, लाइक केक्स दिए जाते होंगे. सो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड. तो कोई भी मैरिज गिफ्ट जो है बिना स्वीट्स के, स्वीट ब्रेड के, मीनिंगलेस माना जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी उस गिफ्ट की. और उसी तरह से कोई भी पार्टी बिना ब्रेड के पूरी नहीं होती थी, अट्रैक्टिव नहीं लगती थी एंड इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज.
और इस तरह से ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि नॉट इनफ कैन बी सेड, और ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे मतलब बेकर की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बेकर कितना ज़्यादा नीडेड था उस टाइम पे गोवा में। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और जब भी घर में बेटी की एंगेजमेंट होती थी, कोई और फंक्शन होता था, तो लेडी ऑफ द हाउस जो घर की मालकिन होती थी, तो उसे क्या करना पड़ता था, सैंडविचेस बनाने पड़ते थे सारे गेस्ट के लिए। So cakes and balinas are a must for the Christmas as well as other festivals. और क्रिसमस की बात हो या फिर किसी और फेस्टिवल की, तो केक्स और बालिनाज इज अदर काइंड ऑफ स्वीट ब्रेड, तो ये दोनों की जो नेसेसिटी थी वहाँ पे कि केक्स भी होना चाहिए और बालिनाज भी होने चाहिए, अदरवाइज इन फेस्टिवल्स का या फिर क्रिसमस का भी कोई मज़ा नहीं होता था। Thus the presence of baker's furnace in a village is absolutely essential. और इस तरह से बेकर की जो फर्नेस है जिसमें ये बेक्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो इसी तरह से जैसे पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि ब्रेड की इम्पॉर्टेंट बेकर और उसकी जो फर्नेस है उनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई गई है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब ये किन दिनों की बात हो रही है, जब ऑथर अपने एल्डर्स की बातें बता रहा है कि जब वो याद कर रहे हैं अपने पुराने टाइम को। सो उन दिनों बेकर जो है प्रॉपर एक ड्रेस पहना करते थे, एक पेक्यूलियर काइंड ऑफ ड्रेस, एक स्पेशल ड्रेस होती थी इनकी। तो वो क्या होती थी, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस जिसे कबाई कहा जाता था, ये पहनते थे। और कबाई ये कैसी ड्रेस होती थी, इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल पीस फ्रॉक की तरह एक ड्रेस होती थी जो कि हमारे नीज तक आती है, मतलब जो बेकर उस टाइम पे सिंगल पीस फ्रॉक काइंड ऑफ ड्रेस पहनता था जो कि उसके नीज तक आती थी। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ही इज वेयरिंग अ सिंगल पीस ड्रेस एंड दैट इज रीचिंग डाउन टू हिज नीज। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers, which were shorter than full-length ones and longer than half pants. And now, author is telling about his own childhood days कि उसने जो bakers को क्या पहने देखा है. So he is telling कि उसके टाइम पे ऑथर अपने चाइल्डहुड में जब बेकर को देखता था तो वो देखता था कि बेकर्स शर्ट पहनते हैं और साथ में ट्राउजर्स पहनते हैं, और ट्राउजर्स किस तरह की, दैट वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ ट्राउजर नहीं होती थी, थोड़ी सी शॉर्ट होती थी फुल लेंथ से, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ी सी लॉन्ग, फुल लेंथ से थोड़ी शॉर्ट और हाफ पैंट से थोड़ी सी लॉन्ग, और वो जिसे हम क्रॉप पैंट या फिर केपरीज भी बोलते हैं। And you can also see in the picture also, second picture you can see that the baker is wearing half pant. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler. इवन आज भी अगर कोई भी हाफ पैंट पहनता है तो लोग उसको देखकर कोई ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो कि उसके नीज तक आती है, उसके घुटनों तक आती है, तो कोई भी लोग उसे देखकर ये कहते हैं कि इसने पेडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। तो पेडर की तरह मतलब बेकर की तरह ड्रेस्ड अप है ये पर्सन। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और बेकर यूजुअली अपने जो बिल्स होते थे वो एंड ऑफ द मंथ में कलेक्ट करते थे, डेली के डेली वो अपनी पेमेंट नहीं लेते थे, दे जस्ट टू गिव द सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड आफ्टरवर्ड्स एट द एंड ऑफ द मंथ दे यूज्ड टू कलेक्ट मनी। सो मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और उस टाइम पे क्या होता था, लोग पेन पेपर पे हिसाब नहीं रखते थे, ना ही कंप्यूटराइज्ड उनका कुछ ऐसा होता था क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी उस टाइम। तो वो अपना जो अकाउंट्स था वो अकाउंट कहाँ पे रखते थे, अपना एक पेंसिल के साथ दीवार पे नोट कर लेते थे। तो अपना महीने का कितना भी उनका जो सप्लाई उन्होंने ली है इस बेक्ड प्रोडक्ट्स की, उसकी कलेक्शन, उसका जो पेमेंट बनती थी वो वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे दीवार के ऊपर लिखकर।
बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। और उन दिनों जो बेकिंग का काम था, बेकरी का काम, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती थी और बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर या फिर उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरते थे, कभी भूखे नहीं रहते थे वो, क्योंकि ऑब्वियस है अब ये एक पर्सन जो है दूसरे लोगों को ये ब्रेड्स की सप्लाई दे रहा है, तो उसकी अपनी फैमिली कैसे भूख से मर सकती है। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। अब चाहे वो बेकर की बात हो, उसकी फैमिली की, या फिर उसके सर्वेंट्स की बात हो, तो ये हमेशा ही बहुत खुश दिखाई देते थे, बहुत रिच दिखते थे, एंड दे वर ऑल्सो हैविंग गुड हेल्थ। Their plump physique was an open testimony to this। और इस चीज़ का प्रूफ कहाँ से देखा जा सकता है कि उनकी जो फिजिक होती थी, इट वॉज ऑफ plum kind। Plum kind, that means pink cheeks and healthy fat। So this kind of physique, as you can see in the picture also, the baker is having. So even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker। So there is a picture of jackfruit also। इसे हम कटहल भी कहते हैं। सो ये जो जैक फ्रूट है, इसकी तरह अगर किसी पर्सन की आज भी अपीयरेंस देखी जाती है, मतलब फैटी बॉडी होती है किसी की, तो उसे कंपेयर किया जाता है बेकर के साथ। सो दैट मीन्स बेकर जो होते थे वो हेल्दी होते थे, उनकी प्लम फिजिक होती थी। सो उन्हें आज भी अगर किसी की ऐसी अपीयरेंस देखी जाती है गोवा में, तो उसे कहा जाता है कि ये बेकर की तरह दिखता है। So with this, our chapter has come to an end. I hope you have well understood it. Thank you and have a nice day.